देखिए, ये बात सच है मानक के इसमें टेक्निकलिटीज हैं जो इस कमेटी को देखनी पड़ेंगी, क्योंकि शेयर की प्राइस नीचे गई, उसमें मॉरिशस की कंपनी भी है, राउंड ट्रिपिंग का भी आरोप है। पर मेरा ये मानना है, राजनीति एक तरफ है, मेरा जो इसको मैं टेक्निकली समझ रहा हूं एक फाइनेंस एक्सपर्ट की दृष्टि से, कि जब आप इन तथ्यों में जाएंगे मानक, आप जब इन डिटेल में जाएंगे कि किस कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, कितना पैसा यहां से जाके वहां आया, ये जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में जो इल्जाम लगाए गए हैं उन इल्जामों में कितनी सच्चाई है, तो मेरा यह मानना है कि ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। इसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक टर्म ऑफ रेफरेंस आया और अगर वहां ये जिक्र आया, जैसा अभी अखिलेश जी बात कर रहे थे, इनको मैं मतलब इनके अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं, मैं इनको ये सलाह दे रहा हूं कि वो उसमें जाना ही पड़ेगा कि अगर हिंडनबर्ग ने ये इल्जाम लगाया कि कंपनी ओवर लेवरेज्ड है, इसको लोन ज्यादा दिए गए हैं, तो आप वहां जाकर रुक नहीं सकते हैं, आपकी रिपोर्ट इनकम्प्लीट मानी जाएगी और वो रिपोर्ट मान्य नहीं होगी। तो मेरा मानना है कि जिन चीजों को लेके अखिलेश जी को या विपक्ष को चिंता है, उस तथ्यों में इस कमेटी को जाना पड़ेगा। और हम ये ना भूलें, कमेटी में केवी कामत, नंदन नीलेकनी और जो भट्ट हैं, दो जज हैं, ये लोग बहुत टेक्निकली अपनी अपनी जगह साउंड है। और इनको आप क्या समझते हैं कि ये लोग ये डिबेट्स नहीं देखते हैं, ये लोग इन तथ्यों को नहीं सुनते हैं। और अब अगर उनके दिमाग में नहीं भी होगा ना मानक, तो अब ऐसे आपके जो कार्यक्रम करते हैं उनके दिमाग में आ गया, तो मुझे लगता है कि वो लोग इसमें जाएंगे। ये देखिए, ये तो जेपी करेंगे। ये बात सच है कि कमेटी पॉलिटिकल नहीं है, ये तो सच है। जो नहीं, अगर ऐसा नहीं होता तो जेपी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती, गवर्नमेंट की पॉलिसी तो वो देखिए, वो एक अलग अभी जो इल्जाम है वो ये है कि जो इतना बड़ा मार्केट कैपिटलाइजेशन गिरा है अडानी ग्रुप का 19 लाख करोड़ से आज हम 7, 8, 9 लाख करोड़ तक आ गए हैं। भाई वो हिंडनबर्ग का इल्जाम, हमारा इल्जाम तो सरकार की मिली भगत का भी है। पर दोनों चीजें अखिलेश जी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं जुड़ती है। अरे भाई, मैंने आपसे पूछा कि क्या सरकार की नीतियों की भी जो परिवर्तित की गई उसकी जांच करेगी कमेटी? अच्छा चलिए, वो नीति तो बिना हिंडनबर्ग के इल्जाम के, बिना इस मार्केट के गिरे भी वो आपका सवाल खड़ा हो सकता था, ये तो आप मानते हैं कि भाई वो तो जेपी से हमेशा से उठाते ही है सवाल। आज इतने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं तो उस समय फिर हंगामा होना चाहिए था ना, फिर अगर उठाते हैं तो जैसा हंगामा ये हो रहा है, ये हंगामा अगर उसी समय हो जाता तो शायद हिंडनबर्ग के इल्जाम लगते ही नहीं। बोल रहे हैं जब 6 एयरपोर्ट लिया था तब हंगामा हुआ था, चुनाव के समय लिया था तब हम लोग सब जगह उठाए थे, सब बात किए थे, ऐसा नहीं समय समय पर उठाते हैं। क्योंकि मैं राजनीति से नहीं आता तो मैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट पे जाऊंगा। हिंडनबर्ग ने जितने भी आरोप लगाए हैं आज मानक, मैं ये हालांकि थोड़ा विषयांतर हल्का सा होकर बोलना चाहूंगा कि आज जब अमेरिका के बैंक्स फेल हुए हैं, दो सिलिकॉन वैली बैंक और सिग्नेचर बैंक, तो आज तो बात ये भी आ रही है कि भाई अब हिंडनबर्ग कहां गए, वो जॉर्ज सोरोस कहां गए जो यहां पर टिप्पणी करते थे, वहां की जांच नहीं कर रहे। हाँ, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पे पत्थर नहीं मारते हैं। तो अगर उन्होंने यहाँ पत्थर मारे हैं तो अपने घर में झांक के देख लें, उसकी रिसर्च की थी, उनकी क्रेडिबिलिटी पे प्रश्न उठ रहा है। तो ये भी बात आ रही है। तो मेरा ये मानना है कि जब ये तह में जाएंगे, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये इन इल्जामों की तह में जाएंगे तो जो एस्पेक्ट अखिलेश जी कह रहे हैं उन एस्पेक्ट्स को छूना ही पड़ेगा। ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड हैं और इसको आप बैठ के जब डिटेल में देखेंगे, कहीं ना कहीं वो जो कह रहे हैं कि उनको क्यों प्रेफरेंस दी गई कॉन्ट्रैक्ट में, वो सब भी आएगा, वो सब आएगा। और जब रिटायर्ड जज बैठेंगे तो वो आएगा, वो किसी मुद्दे को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो टेक्निकल नहीं है, वो तो इसी मुद्दे को देखेंगे। तो मुझे लग रहा है कि वो अछूता नहीं रहने वाला है, ऐसा मुझे लगता है। के शर्मा मुझे अखिलेश जी लगता है कि हमें ये जो कमेटी बनी है इसकी रिपोर्ट आने का इंतजार करना चाहिए। पहली बात देखते हैं, आप देखिए क्या निकल के आता है, क्या वो तथ्य रखते हैं। हो सकता है उससे आपको आगे एक डायरेक्शन भी मिल जाए, ये भी तो संभव है कि आगे आपको एक डायरेक्शन, सवालों के जवाब मिल जाए, या अगर नहीं मिले तो वो सवाल बीच में गड्ढे की तरह खड़े रह जाएंगे, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगता है अब जो बात टेंडरिंग प्रोसेस की हो रही है कि नजदीकी और ये जो सारी बातें हो रही हैं, जो राजनीति में जाता नहीं हूं, पर वो भी मैं समझता हूं पब्लिक डोमेन के अंदर होता है। अब आरटीआई वगैरह लगा से कितने लोगों ने टेंडर दिया, क्या वो बेस्ट प्राइस पे उठाया गया, अगर पोर्ट है, एयरपोर्ट है, ट्रांसमिशन लाइन्स है, पावर लाइन्स है, जहां जहां भी अडानी ग्रुप इन्वॉल्व है, मुझे लगता है ये कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो सामने नहीं आ सकता। तो अगर विपक्ष के लोगों को इस बात से एतराज है तो वो इस गहराई में जा सकते हैं। आरटीआई और अन्य माध्यम है जिसके माध्यम से आप उस गहराई में जा सकते हैं कि क्या जिसको प्रोजेक्ट दिया गया। अंधेरे में तीर चला रहे हैं विपक्ष के नेता। नहीं, मुझे राजनीतिक आपसे जवाब नहीं चाह रहा हूं,
मैं टेक्निकल जो आप नहीं, मुझे लगता है कि इसके तरीके हैं इसको जानने के, कोई इतना मुश्किल नहीं। और ये विपक्ष भी जानता होगा इस बात को, मेरे से ज्यादा जानता होगा कि इसके तरीके आरटीआई आप लगा सकते हैं कि भाई कितने लोगों ने टेंडर भरा, किस लिए है, कितने लोगों ने टेंडर। एक आपसे सवाल, पर अगर सुनिए, अगर फिर आप लोग कभी आप कोर्ट चले जाओ। नहीं, मैं सरकार की तरफ से तो जवाब नहीं दूंगा। नहीं, सरकार की तरफ से नहीं, सरकार की जिम्मेदारी। मेरी सलाह यह है, 2.5 लाख रुपए प्रति मिनट पार्लियामेंट रन करने की कॉस्ट है। और मैं अब अर्थशास्त्री के जूते से निकल के मैं एक आम नागरिक बन जाता हूं अखिलेश जी, कि 2.5 लाख रुपए पर मिनट बर्बाद हो रहा है पार्लियामेंट का, उसमें कमेटी के इंतजार करके फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए। ये मेरी एक आम नागरिक होने के नाते सलाह है कि बहुत महंगा है पार्लियामेंट को चलाना, बहुत कीमती है पार्लियामेंट का वक्त, माना कि तो आप भी मानते होंगे। माना कि एक स्टैटिस्टिक्स निकाल लें कि 2014 के बाद जितने भी संसद के सेशन हुए उसमें से कितने मिनट पक्ष की वजह से लॉस हुए और कितने मिनट विपक्ष की वजह से लॉस हुए, आप ये आंकड़ा निकाल लीजिए, आसान हो जाएगा।